नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। तो हमारा खास कार्यक्रम है ये कोरोना से जंग जीतेंगे हम। तो आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लेकिन इस कार्यक्रम का सीधा सीधा संदेश ये है कि हमें मिलकर ये लड़ाई लड़नी है, और न सिर्फ लड़नी है बल्कि ये लड़ाई जीतनी है। आज देश भर में कोरोना महामारी से हाहाकार मचा हुआ है। मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं। और बात अगर झाबुआ की करें तो दूसरी लहर में यहां भी शुरुआती दौर में तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ा, लेकिन प्रशासन ने लोगों के सहयोग से बहुत ही जल्द कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर काबू पा लिया। आखिर झाबुआ में कोरोना से निपटने के लिए कौन सा मॉडल अपनाया गया और कैसे इसे धरातल पर लागू किया गया, ये बताने के लिए हमारे साथ खुद अब से थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे झाबुआ के कलेक्टर सोमेश मिश्रा, जो कि कोरोना से लड़ाई में हर मोर्चे पर मुस्तैद रहे हैं। आज भी पूरी मुस्तैदी के साथ वो इस जंग को लड़ रहे हैं, और जो बाकी के प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो उनके मातहत हैं, वो भी उनका भरपूर साथ दे रहे हैं। तो बहुत से सामाजिक संगठन हैं वो सामने आए हैं, बहुत से डॉक्टर्स हैं, अस्पताल हैं, वो सामने आए हैं। सरकार इस मामले में अप्रिशिएट कर रही है, तारीफ कर रही है। तो ये झाबुआ की कहानी है। झाबुआ में कौन सा मॉडल वहाँ पर लागू किया गया है, इसके बारे में आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे। कुछ ही देर में वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कलेक्टर हैं झाबुआ के सोमेश मिश्रा जी। तो इससे पहले कि वो जुड़े, आपको हम बताएं कि कोरोना से जंग जो हमारी जो लड़ाई है वो लगातार जारी है। तो आपको बता दें कि झाबुआ के कलेक्टर सोमेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हर कोई ये जानना चाह रहा है कि वो कौन सा मॉडल अपनाया आपने, आपके द्वारा वो कौन सा काम किया गया जिसकी वजह से अब वहां पर रफ्तार थोड़ी सी धीमी पड़ी है और इस मॉडल की खुलकर हर जगह तारीफ हो रही है। सबसे पहले मैं अपने चैनल के माध्यम से झाबुआ के शासन के द्वारा 14 अप्रैल को मेरा स्थानांतरण झाबुआ को किया गया। जिस समय मेरा झाबुआ पर स्थापना हुई थी, उस समय लगभग एक तरह से ये कहा जा सकता है कि झाबुआ का पीक लगभग कोरोना का आ चुका था, और प्रतिदिन लगभग 255 केस आ रहे थे और पॉजिटिविटी बढ़कर 30% के आसपास पहुंच गई थी, जो कि अगर देखा जाए तो एक ट्राइबल जिले के हिसाब से अत्यधिक संख्या रहती है। और जिले में आते ही चूंकि तत्काल कार्रवाई करनी थी, इसलिए 3 से 4 घंटे के अंदर सभी अधिकारियों से मीटिंग करके, खासकर जो कोरोना से उस समय कोरोना को देख रहे थे, एक समग्र रणनीति बनाई गई और हमने एक आपस में विचार करके एक 4T मॉडल अपनाया। 4T मॉडल में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा पूर्व में ही TTT मॉडल टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट दिया गया था। इसमें हमने, चूंकि हमारे 92% लोग ट्राइबल हैं, तो हमने इसमें ट्राइबल अवेयरनेस प्रोग्राम को भी जोड़ा। तो हमारे जो 4T थे, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट और ट्राइबल अवेयरनेस जी। सबसे पहले जब हम यहाँ पे पहुंचे तो हमारे सामने जो सबसे प्रमुख चिंता का जनक विषय था वो थी ऑक्सीजन उपलब्धता। तो जैसा कि यहाँ पर तत्काल पता लगा है कि मेघनगर एक सब डिवीजन है जहाँ पे अंतरविद्या एक प्लांट है, जहाँ पर एक एलएमओ बेस्ड प्लांट डिफंक्ट पड़ा था। तो शासन से रिक्वेस्ट करके तथा हमारे इंदौर के आयुक्त महोदय ने तत्काल इसमें संज्ञान लेते हुए हमको थोड़ी मात्रा में वहाँ पर ऑक्सीजन उपलब्ध कराई, और हमने ऑक्सीजन के लिए 2 अलग अलग नोडल बनाए, जिसमें एक डिप्टी कलेक्टर को हमने ऑक्सीजन मूवमेंट, ऑक्सीजन रिफिलिंग इन सब के लिए भेजा, और एक स्पेशल डिप्टी कलेक्टर को जो कि इंदौर में ही रिफिलर प्लांट था जहाँ से हमको प्रतिदिन सिलेंडर प्राप्त होते थे, उनको हमने एक गार्ड के साथ वहाँ पे डिप्यूट किया। उनका प्रमुख काम था जो भी हमारे यहाँ से गाड़ियां जाती हैं उसको तत्काल समय में रिफिल कराकर रवाना करना। तो 24 घंटे के अंदर ही हमने ऑक्सीजन लेवल पे जिले में थोड़ी सी राहत की उपलब्धता कराई, और हमारा मकसद ये था कि कम से कम हमारे पास 24 घंटे का बैकअप हो। कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि रात में या अचानक किसी भी समय में ऑक्सीजन कमी हो जाती है, जिसकी वजह से कोई भी प्रतिकूल घटना घट सकती है। तो इसको रोकने के लिए हमने सबसे पहले तो अपने जितने भी सिलेंडर थे, उस समय हमारे पास लगभग 150 डी टाइप के सिलेंडर और लगभग 120 के आसपास छोटे सिलेंडर थे।
तो तत्काल हमने इनको रिफिल कराया और अपना एक रिजर्व स्टॉक भी मेंटेन किया जो कि 30 सिलेंडर का था जी। और जैसे ही हमको शासन से ऑक्सीजन उपलब्ध हुआ तो हमने वहां से भी इस प्लांट को चालू करके झाबुआ को ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर किया। तो हमारी जो प्रथम रणनीति यही थी कि किसी तरह ऑक्सीजन पे पहले तो 24 घंटे का बैकअप प्लान तैयार किया जाए। इसके बाद सेकेंड में जब जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया तो उसमें देखा गया कि आईसीयू का एक 6 बेडेड व्यवस्था थी तथा कुछ O2 बेड की थी, जिसमें से लगभग 30 बेड में से 20 बेड O2 बेड और 10 आइसोलेशन बेड थे। तो तत्काल इसको बढ़ा करके एक नया 10 बेड का आईसीयू वार्ड था जो कि रेडी था, लेकिन उसमें कुछ मशीनरी कमी होने की वजह से जो कि चालू नहीं किया गया। तो इसको 48 घंटे के अंदर चालू कराया गया और 24 घंटे की टेस्टिंग की गई। इसके पश्चात इसमें भी हमने मरीजों को भर्ती किया और 3 दिन के अंदर हमने अपनी क्षमता 36 से बढ़ाकर लगभग 76 बेड की, जिसमें से लगभग 16 बेड आईसीयू के थे और 40 बेड हमारे ऑक्सीजन बेड के थे। ये हमारी जो प्रथम 2-3 दिन की थी। इसके बाद से फिर हमने एक समग्र रणनीति बनाई। समग्र रणनीति में हमारा जो सबसे ज्यादा फोकस था वो था टेस्ट में। तो उस समय जैसे ही जिले की जो भी किट की व्यवस्था थी, 2 तरह की किट की व्यवस्था थी। एक RT-PCR के माध्यम से हम जांच कर रहे थे और एक रैपिड एंटीजन टेस्ट कर रहे थे जी। रैपिड एंटीजन की रिपोर्ट तो तत्काल आ जा रही थी, बट जो RT-PCR की रिपोर्ट थी उसको आने में लगभग 3 से 4 दिन लग रहे थे। तो जो कि हमें इंदौर के मेडिकल कॉलेज से उपलब्ध होती थी। तो सबसे पहले शासन से अनुरोध किया और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार विभाग ने अलीराजपुर और झाबुआ को अहमदाबाद, जो कि हमारे यहाँ से बहुत ही निकट पड़ता है, 3 घंटे की दूरी है मात्र जी, वहाँ के सुपर टैग लैब से हमको कोऑर्डिनेट कराया, जिससे इसका फायदा हमें ये हुआ कि जो टेस्ट हमारे 3 से 4 दिन में लगते थे वो तत्काल 24 घंटे में हमको प्राप्त होने लगे। इसका सबसे बड़ा फायदा हमें ट्रैकिंग में मिला कि जो भी हमारे मरीज आते थे तो उसको हम तत्काल होम आइसोलेट या अस्पताल या कोविड केयर सेंटर में भेजते थे और इनके संपर्क में जो आते थे उनको हम संदिग्ध मानकर उनको भी सेपरेट करते थे। और हमारा जो मूल फोकस था कि चूंकि हम डिमांड साइड में बहुत ज्यादा कमी लानी थी हमको और सप्लाई हमारी एक लिमिटेड थी, क्योंकि जिले की व्यवस्था, ट्राइबल और अन्य परिस्थितियों की वजह से हम संसाधनों का बहुत ज्यादा निर्माण नहीं कर सकते थे। तो हमने डिमांड को कम करने की रणनीति बनाई और इस रणनीति में हमारा जो मेन फोकस था वो था प्रत्येक घर में, खासकर ट्राइबल एरिया में जहाँ पे ये लोग बंगाली डॉक्टर या अन्य झोला छाप डॉक्टरों के संपर्क में रहते हैं, उसको कट करते हुए प्रत्येक घर के लिए एक शासन के द्वारा जो निर्धारित होम आइसोलेशन किट है उस किट का डिस्ट्रीब्यूशन कराना। इस किट में हमने एक ध्यान ये रखा था कि शासन की दवाइयों के अतिरिक्त हम इसमें एक छोटा सैनिटाइजर और 2 से 3 मास्क फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते थे। तो हमारी ये रणनीति थी कि जैसे ही हमको सूची प्राप्त होती थी अहमदाबाद से, लगभग 10 बजे तक इसको हम पोर्टल पर अपडेट करके हमने 3 कमांड सेंटर बनाए। पहला था कॉल सेंटर जो दिन में मरीजों को 2 बार कॉल करता था। दूसरा, इसी सेंटर में ही हमने टेलीमेडिसिन सुविधा प्रारंभ कराई, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि सभी को फोन लगाकर वो घर बैठे अपना इलाज, खासकर जो कि ट्रीटमेंट प्रॉपर किया जा सकता है उस तरह का इलाज टेलीमेडिसिन के माध्यम से चालू कराया। इसमें फोन कॉल की सुविधा थी, साथ ही साथ वीडियो कॉल की सुविधा थी। इसके अतिरिक्त जो हमारे डॉक्टर थे इनसे हमने कुछ वीडियोस बनवाए कि दवाइयों को कैसे खाना है, प्रोनिंग मतलब लेट कर अगर ऑक्सीजन अपने व्यवस्था बढ़ानी है तो कैसे बढ़ानी है। तो इस प्रकार हमने ऑक्सीजन की भी घर में उनको जो नेचुरल तरीके हैं उससे व्यवस्था बढ़वाई। और तीसरा जो हमने एक सेंटर बनाया जिसमें हमने डिप्टी कलेक्टर को नोडल बनाया, वो था होम आइसोलेशन किट का घर घर डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारी रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण अंग था, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ट्राइबल क्षेत्र में इस समय लॉकडाउन भी लगा हुआ था। तो लॉकडाउन की वजह से कई लोग अपना व्यापार या डेली मजदूरी वगैरह में भी दिक्कत आ रही थी, जिससे उनको आय के साधन नहीं थे। इसलिए हमारा ये फोकस था कि फ्री ऑफ कॉस्ट इनको इनके घर में उपलब्ध कराया जाए। तो हमने लगभग 150 के आसपास रैपिड रिस्पॉन्स टीम और मोबाइल यूनिट हमारी थी, जो कि तत्काल जैसे ही लिस्ट हमको प्राप्त होती थी सब डिवीजन में एसडीएम के माध्यम से और सीओ जनपद के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे के अंदर हमारी कोशिश रही कि हम उनको आइसोलेशन किट उपलब्ध करा दें। ये हमारी इस समय की प्रमुख रणनीति रही। और इसके ग्रामीण क्षेत्रों में क्या चुनौतियां रही सबसे ज्यादा, क्योंकि 800 से ज्यादा गांव वहां पर पड़ते हैं, ब्लॉक 5 से 6 वहां पर हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती किस तरीके से वहां से उससे पार पाए हैं आप?
क्योंकि उनको समझाना भी एक बड़ी चुनौती है, जो ग्रामीण है उनको समझाना भी बड़ी चुनौती है कि आप ये मेडिसिन लीजिए, आप इसको फॉलो कीजिए, ये नियम अपनाइए। आपने सही मुद्दा उठाया है। जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जिले में अन्य जिलों की तुलना में एक जो हमने डाटा एनालिसिस किया था उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये आई थी कि हमारे जिले में जनरली जो केस आने लगे थे उसमें से 50% से अधिक, लगभग 52% के आसपास केस हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहे थे। तो शहरी क्षेत्रों में ये होता है कि एरिया छोटा होता है और उसको कन्फाइन किया जा सकता है पुलिस के माध्यम से, अपने साथी कर्मचारियों के माध्यम से। बट हमारे यहाँ ग्रामीण जो गांव है, ग्राम पंचायत है, वो मजरों और फलियों में है, खासकर कई पहाड़ी क्षेत्र हैं, दूर दूर हैं। तो हमने रणनीति ये बनाई कि सभी ग्राम पंचायतों में सबसे पहले हमने मिनिमम 5 बेड और जो बड़ी ग्राम पंचायतें थे वहां पर 10 बेड का एक आइसोलेशन सेंटर बनाया। क्योंकि सबसे पहले हमने ग्रामीणों में ये विश्वास देने की कोशिश की कि अगर आप बीमार होते हैं, आपको कोई भी लक्षण आता है तो आप अपनी जांच कराइए और हम आपको शहर नहीं लाएंगे, न ही हम आपको जिला अस्पताल में भर्ती करेंगे। हम आपको आपके ही गांव में रखेंगे, बस आपको अपने परिवार से अलग होकर जो भी पंचायत का कोविड सेंटर है, आइसोलेशन सेंटर, वहां पे आप एडमिट हो जाइए, वहां दिन भर आप रहिए। भोजन भी आप चाहे तो घर से मंगा सकते हैं, बस आप हमारी जो दवाइयां हैं उनको लीजिए और मास्क पहनिए। तो ऐसा करने से जो जिला, इसके अलावा हमने प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी बनाई। तो ग्राम क्राइसिस मैनेजमेंट में 2 ही शासकीय हमारे कर्मचारी थे, 2 से 3, बाकी सरपंच, यहाँ पे तड़वी प्रमुख होते हैं, तड़वी जिनका काफी ग्राम पंचायत में प्रभाव रहता है, जिनको पटेल या सरपंच के पहले लिख संस्था होती है। तो इनको भी विश्वास में लेकर हमने इनसे भी रिक्वेस्ट किया, इनकी जिला स्तरीय एक बैठक की और इनके माध्यम से हमने प्रचार प्रसार कराया कि आप जितनी जल्दी हमें बताएंगे उतनी जल्दी आपको ठीक किया जा सकता है। तो इन सभी सकारात्मक प्रयासों का प्रभाव ऐसा पड़ा कि लोगों ने होम आइसोलेशन में रुचि दिखाई और जो अपने ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे भी उन्होंने रुकने में रुचि दिखाई। और चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों की इम्यूनिटी थोड़ी सी शहर की तुलना में अच्छी होती है, ये कहा जा सकता है, तो उसका भी एक फायदा हमें ये मिला कि हमें केवल 2 से 3% ही लोगों को जो थोड़े से गंभीर रूप से हुए उनको जिला अस्पतालों में लाना पड़ा। तो इससे हमें कोरोना से ग्रामीण क्षेत्रों में लड़ने में सहायता मिली। इसके अलावा सीए जिला पंचायत महोदय के द्वारा मेरा गांव मेरी सुरक्षा करके एक अभियान भी चलाया गया, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत वासियों को यही कहा गया कि आप अपने ग्राम पंचायत का खुद ही देखरेख कीजिए, अगर कोई बाहर से आता है उसको आइसोलेट कीजिए, जिससे कि गांव में कोई संक्रमण ना फैल सके। तो उसी का प्रयास ये है कि पहले जो हमारे यहाँ लगभग 813 ग्राम पंचायतों में 800 से अधिक गाँव में 813 गाँव में ग्राम पंचायत हमारी 375 है। तो 813 गाँव में जिस समय अप्रैल में, मिड अप्रैल में, 14 अप्रैल के आसपास 800 से अधिक गाँव में ये एक संक्रमण फैला हुआ था। आज की दशा में अगर हम देखेंगे तो मात्र 110 गाँव में और ग्राम पंचायतों में लेंगे तो ये संख्या और भी कम हो जाएगी। तो केवल संक्रमण है और ये संक्रमण भी केवल 1 और 2 की संख्या में है। इसके अतिरिक्त हमने सबसे पहले जब ज्वाइन किया था, इसके बाद 16 तारीख को एक जिले में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया और ये देखने में आ रहा था सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कि यहाँ पर शादियां बहुत हो रही थी। तो हमने रिक्वेस्ट करके 1 मई से पूरे जिले में शादियों को रोका और इसके लिए हमने प्रचार प्रसार भी कराया, तड़वियों के माध्यम से भी सूचना पहुंचाई और एक ऐसा आदेश जारी किया कि अगर इसमें कोई छुपाता है तो सरपंच सचिव को भी इस पे कार्रवाई में भाग लिया जाएगा। तो इसका थोड़ा सा हमें प्रतिफल ये मिला कि जो शादियां कैंसिल हुई और एसपी साहब के माध्यम से डीजे जो संबंधित है उसमें लगभग 50 से अधिक हमने डीजे जब्त किए। तो इन सभी कार्रवाइयों का असर ये हुआ कि शादियों में नियंत्रण हुआ और शादी हमारे एक तरह से स्प्रेडर का काम करती थी। तो इसके जैसे ही कमी आई तो आज हमारा आंकड़ा नियंत्रण के आसपास आ गया है। बिल्कुल, आपने एकदम कसावट रखी प्रशासनिक मोर्चे पर। सर, एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे कि जो सामाजिक संगठन है, इस वक्त देश के हर हिस्से में सामाजिक संगठन बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, उनसे कैसा सहयोग आपको मिला? आपने उनसे जब अपील की, उनसे सहयोग की उम्मीद की, तो क्या वो सहयोग के लिए सामने आए? उन्होंने कुछ मदद की अपनी ओर से? ये एक बहुत महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। किसी भी जिले में आने से, देखिए, जिले में प्रशासन का सफल उतना ही हो सकता है जितना कि वहाँ के लोगों की, वहाँ के जनप्रतिनिधियों की, वहाँ के पत्रकार बंधुओं की, वहाँ के एनजीओ की सहभागिता हो। तो ये मैं एक सुखद पहलू के, सुखद अनुभव के साथ कह सकता हूँ कि झाबुआ जिले में
प्रशासनिक प्रमुख होने के नाते मैंने जितनी भी इनसे अपेक्षाएं रखी, जो भी मैंने मांग रखी, उसका इन लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और जो भी उनकी मदद हो सकती थी उसने उस मदद को पूरी किया। उदाहरण के रूप में मैं 3-4 बिंदुओं में समझाना चाहूंगा। झाबुआ जिला चूंकि अपने संभाग में दूरस्थ एक बॉर्डर वाला जिला है तथा इसके जो ब्लॉक्स हैं वो भी सुदूर फलिये में है, तो हमें यहाँ के केस मैक्सिमम रेफर होते थे मेडिकली रूप से, चाहे वो इंदौर जाते थे रतलाम मेडिकल कॉलेज या पास के गुजरात में वडोदरा और अहमदाबाद रेफर होते थे। तो हमारी ये प्राथमिकता कि हम सभी के लिए कम से कम प्रत्येक ब्लॉक के लिए एक एम्बुलेंस रखें। तो ये आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि लगभग आज हमने 6 एम्बुलेंस, इसमें से 3 बड़ी साइज की एम्बुलेंस और उसमें भी एक बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम की एम्बुलेंस है जिसमें कि सभी सुविधाएं हैं। तो इनको हमें मिला है। एक हमने शासन के माध्यम से क्रय किया, विधायकों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और विधायकों ने भी लगभग 3 एम्बुलेंस हमको अपने विधायक से प्रोवाइड कराई। तो आज हम कम से कम रेफर वाला जो हमारा सिस्टम रहता है, तो प्रत्येक मरीज कहीं भी अगर जिला अस्पताल भी रेफर करना है तो तत्काल समय पे आ जाता है, उसका उपचार प्रारंभ हो जाता है, तो जिससे हमारे मौत के आंकड़ों में काफी कमी आई है। दूसरा जो हमने रणनीति बनाई थी, हमारी रणनीति ये थी कि हम जो जन सहयोग हमारा था वो हम मेडिकल किट के रूप में करना चाह रहे थे। तो सब डिवीजन से लेके जिला स्तरीय समिति में हमने सभी में जो सहयोग की रखी, एक जो भी अपनी ये होम आइसोलेशन किट थी, इसके लिए जो शासन की किट थी ये जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई गई और यहाँ के व्यापारी संगठन खासकर जो मेडिकल एसोसिएशन के हेड थे, उन्होंने सभी सहयोगी संगठनों को बताया कि अगर आप प्रशासन को दान देने के लिए किट तैयार कराते हैं तो जो मार्केट रेट है, मतलब बगैर प्रॉफिट के जो खरीदी रेट है, उसको उन्होंने किट अवेलेबल कराई। और इसके अतिरिक्त भोपाल से और इंदौर से भी कई जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से हमें किट प्राप्त हुई। तो अगर आज का डाटा देखा जाए तो आज तक हमें लगभग 12.5 जल सहयोग के माध्यम से प्राप्त हुई है और लगभग 6,500-7,000 से अधिक हमने कुछ शासकीय किट तैयार करके बांटी है। इसके अतिरिक्त होम आइसोलेशन किट के अतिरिक्त हमें इम्यूनिटी बूस्टर की किट भी लगभग 1,000 किट प्राप्त हुई है, जिसका हमने जो हमारे शासकीय कर्मचारी थे, पुलिस प्रशासन के जो अंग थे, उनमें भी हमने लगभग 500 से अधिक किटों का वितरण कराया। सर एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि देखिए सहयोग लोगों ने किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सी ऐसी चुनौतियां होंगी, बहुत से लोग असहयोग करने के लिए भी सामने आए होंगे, इनसे कैसे निपटे आप? क्योंकि बड़ी चुनौती ये भी थे कि जो आपकी बात नहीं सुन रहे होंगे, बात मान नहीं रहे होंगे, नियमों को उनको मनवाना बड़ा मुश्किल हो रहा होगा। ऐसा तो हमारे जिले में, मतलब जिले के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, जिले की जो जनता थी, ऐसे इक्का दुक्का ही केस हमारे समक्ष आए हैं। बाकी यहाँ पर पुलिस प्रशासन का, पब्लिक ने भरपूर सहयोग किया, चाहे वो व्यापारी वर्ग है, उनसे अगर हमने अपील की कि 6 से 10 ही आवश्यक अपनी जो रोजमर्रा के सामान की वस्तुएं खोलें, तो रोजमर्रा के उन्होंने 6 से 10 मतलब 12 बजे तक उन्होंने स्वयं आगे आकर बंद कर दिया। हाँ, कभी कभार शाम को थोड़ी बहुत जो भीड़ इकट्ठी हुई तो जिसमें भी अपील के माध्यम से हमने रिक्वेस्ट किया तो पब्लिक अपने घरों में चली गई। शुरुआत के लगभग 15 दिनों में पूरी तरह से पब्लिक ने लॉकडाउन का फॉलो किया। इसलिए ये कहा जा सकता है कि जो हमने पुलिस की कार्रवाई जो बगैर किसी काम के बाहर घूमने वालों पे था, तो लगभग 500-600 ही ऐसे केस आए जिसमें लोग बाहर अनावश्यक रूप से घूमते पाए गए, जिनको हमने तत्कालिक अस्थायी रूप से जेल भेजा, कुछ जुर्माने किए। तो लेकिन समझाइश का काफी असर रहा पब्लिक पर। और ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जैसा कि कुछ अन्य जिलों में इस तरह की घटनाएं सामने आई थी, हमारे जिले में अभी तक न तो किसी इंजेक्शन के कालाबाजारी या किसी सामान की कालाबाजारी की कोई इस तरह की सूचना प्राप्त हुई थी और न ही ऐसी कोई घटना प्राप्त हुई। तो इससे ये कहा जा सकता है कि जनता ने नियमों का पूर्णतः पालन किया। इसमें पुलिस प्रशासन का सभी ने, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे आम जनता हो, चाहे पत्रकार बंधु, सभी ने भरपूर सहयोग दिया। बिल्कुल सर, एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि वहाँ पर जो डेली वेजेस के जो लोग होंगे, जिनको रोज़मर्रा की जो कमाई करते थे और रोज़मर्रा की कमाई का भी साधन उनका बंद है, उनके लिए प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था की गई? और वो अगर प्रशासनिक सहयोग किसी तरीके का लेना चाहें, चाहे वो खान पान की बात हो फिर या दूसरे सहयोग, तो वो कैसे संपर्क कर सकते हैं? किस अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं? कैसे जा सकते हैं? क्या उसका रास्ता बनाया गया है?
इसके लिए हमारी टीम ने दो अलग अलग रणनीतियां बनाई। पहली हमने जो रणनीति बनाई थी वो शहरी क्षेत्र के लिए थी, दूसरी हमारी रणनीति ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। सबसे पहले मैं ग्रामीण क्षेत्र के लिए चर्चा करना चाहूंगा। हाँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा ट्राइबल जिला होने की वजह से हमारे यहाँ मनरेगा की काफी अधिक उपलब्धता है, और ये जो हमारा बारिश के पूर्व का जो मार्च, अप्रैल, मई, जून है, ये जो 4 महीने रहते हैं, ये मनरेगा की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण समय रहता है, क्योंकि इसमें शासन में गाइडलाइन में ये था कि अगर सुरक्षा नियमों का पालन करते हैं, कोविड नियमों का, तो मनरेगा चालू रख सकते हैं। तो ये बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि हमारे जिला पंचायत के नेतृत्व में पूरी ग्रामीण रूरल डिपार्टमेंट की टीम ने और ग्रामीणों ने सहयोग करते हुए लगभग 55 से 60 हजार प्रतिदिन लेबर का औसत मेंटेन रखा। तो इससे बड़ा ये फायदा हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में उनको जो मनरेगा के माध्यम से मजदूरी है, टाइमली पेमेंट भी हमारा 99% के ऊपर है, तो इससे उनको रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हुए, साथ ही उनको मजदूरी का उनके खातों में भुगतान हुआ, और इस वजह से उनको हमने जो शासन की रणनीति है राशन उपलब्ध कराना, वो राशन भी हमने उपलब्ध कराया। इससे ये घरों के बाहर इनको निकलने में कोई ज्यादा समस्या नहीं हुई और ये घरों पे ही रहे। और शहरी क्षेत्रों के लिए हमने एसडीएम और सीएमओ की टीम के थ्रू वार्ड वाइज 2 से 3 वार्डों में होम डिलीवरी का एक लोकल सिस्टम तैयार कराया, क्योंकि जिले से एक आदेश जारी करने में दिक्कत ये आती है कि सभी सब डिवीजन की अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, तो इसमें एसडीएम को नोडल बना के लोकल स्तर पे ही जिम्मेदारी दी गई। और चूंकि 4 घंटे हमने सामान्य रूप से प्रतिदिन दुकानें खोलने का आदेश जारी किया था, तो इससे एक तो भीड़ होने की संभावना और भगदड़ होने की संभावना तथा होर्डिंग की संभावना, इनमें रोक लग गई। तो पब्लिक को ये पता था कि चूंकि डेली ही खुलना है, तो वो अपना दिन भर का जो असेसमेंट होता था वो अगले 4 घंटे में डिवाइड करके कोविड प्रोटोकॉल के तहत तय कर लेती थी। बिल्कुल सर, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, निजी तौर पर जानना चाहूंगा कि मानसिक तौर पर खुद को आपने कैसे मजबूत रखा, क्योंकि इस कोरोना काल में आपने माता जी को भी खो दिया और महज 1 दिन के बाद अब वापस ड्यूटी आपने ज्वाइन कर ली। तो ये एक पहलू रहा जो शायद बहुत से दर्शकों को ये बातें नहीं पता है। मैं बताना चाहता हूं और आपसे ये समझना चाहता हूं कि मानसिक तौर पर खुद को आपने मजबूत रखने के लिए क्या क्या किया। जैसा कि आप जानते हैं कि लगभग पिछले 9 तारीख को मेरी माताजी का कोविड की वजह से देहांत हो गया, और उसके लगभग 5 दिन पहले 2 तारीख को माता पिता दोनों चूंकि इलाहाबाद में थे, सिस्टर भी मेरी इलाहाबाद में थी, तो उनको कोविड के सिम्टम आए, और चूंकि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव थी तत्कालिक, लेकिन फिर भी जो सिम्टम के चलते मैंने उनको किसी तरह व्यवस्था एम्बुलेंस की व्यवस्था करके भोपाल बुलाया। भोपाल में चिरायु अस्पताल में एडमिट थे। तो उनका चूंकि मैं इससे पहले मेडिकल एजुकेशन फील्ड में ही था, तो चिरायु अस्पताल से मैंने सतत संपर्क में था माता पिता की। तो एक तरह से आपका थोड़ा सा मानसिक जो तनाव है थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि घर की भी चिंता रहती है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि डॉक्टर मेरे परिवार को इस उससे निकाल लेंगे। परंतु ईश्वर को शायद ये मंजूर नहीं था, और अचानक ही रात में ही शाम को 6 बजे मुझे सूचना प्राप्त हुई कि माताजी की तबीयत बिगड़ रही है, और लगभग 6 से 7 घंटे में ऑक्सीजन बेड से वेंटिलेटर के पश्चात से और भी जो व्यवस्था की जा सकती थी लोकल व्यवस्था की गई, परंतु मैंने अपनी माताजी को खो दिया। तो एक तरह से मेरे लिए ये बहुत बड़ा झटका था और एक निजी क्षति थी, किंतु ये मेरे लिए चूंकि परिवार को सहेज के चलना था। मेरी सिस्टर भी आइसोलेशन में थी, क्योंकि वो माता की 3 दिन उसने सेवा की थी, पिताजी भी चिरायु में एडमिट थे। तो मानसिक रूप से तथा शारीरिक रूप से दोनों मेरे लिए ये बड़ा कष्ट का था। मेरे द्वारा अर्ली मॉर्निंग यहाँ से जाकर पूरे दिन में ही भोपाल में जो दाह संस्कार वगैरह है कराकर रात में ही मैं बड़े भाई के साथ यहाँ वापस आ गया जिले में। तो अब ईश्वर मेरे लिए बस यही एक प्रयास था कि जो माताजी का प्रयास था कि मैं माताजी की जिंदगी तो नहीं बचा सका, लेकिन उनके अंतिम क्षणों में जो मेरे से चर्चा हो रही थी, बातें हो रही थी, तो उनका ये था कि अपने जिले में मतलब जहाँ भी हो उस कार्य को पूरी ईमानदारी से करते हुए कितने मैक्सिमम लोगों को आप बचा सकते हैं, क्योंकि इस बीमारी में सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, डॉक्टरों के हाथ में है। हमारा पूरा प्रयास है कि हम अपने पूरे 100% दें, तो हमने 100% दिया अपना। और जिले को समय मेरी ज्यादा जरूरत थी, तो परिवार को भी संभालते हुए मैंने जिले को संभाला। और
और ईश्वर की कृपा है और सभी का सहयोग है कि आज हमारे जो पर डे की पॉजिटिविटी है जो ज्वाइन करने के समय लगभग 30% थी, आज अगर एक दिन की देखें तो 1.5% के 1.71% आ गई है, और अगर क्यूमुलेटिव 7 दिन की देखें तो ये लगभग 3.5% आ गई है। बिल्कुल, तो ये आपकी कोशिशों का नतीजा है और इसी तरीके से काम करते रहिए, ये हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो ये झाबुआ के कलेक्टर सुमेश मिश्रा जी थे, जिन्होंने बताया कि क्या वहाँ पर झाबुआ मॉडल है, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं यहाँ पर, और पूरे सहयोग की उन्हें उम्मीद भी है। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही, लेकिन याद रखिए कि कोरोना से लड़ाई अभी भी हमारी जारी है और हम मिलकर इस लड़ाई को जीत सकते हैं। बहरहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत।